आइए बेटा थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा इस बेसिकली इस पूरे के पूरे यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पहले ये पढ़ा कि मनी की डिमांड कौन कौन करता है, क्यों क्यों करता है। उसके अंदर हमने अप्रोचेस पढ़ी, जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, फिर नियो क्लासिकल पढ़ी, फिर केन्स भाई की थ्योरी पढ़ी, फिर फ्रीडमैन मिल्टन की पढ़ी, ऐसे अलग अलग लोगों की थ्योरी पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा मनी सप्लाई क्या होती है और मनी सप्लाई को बेसिकली नापा कैसे जाता है, गवर्नमेंट मेजर कैसे करती है। इसमें से ज्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है मनी सप्लाई में से। फिर अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। देखो एक मैं आपको बात बार बार बता रहा हूं, लेकिन वो दोबारा मैं एक बार और बोलना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए कोशिश करनी है कि छोटा ही पढ़ के जाना है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ के नहीं जानी, क्योंकि अगर इतनी लंबी लंबी कहानियां आप पढ़ लोगे तो उसे वहां पर जाकर रिप्रोड्यूस करना, लिख पाना, दोबारा से बता पाना वहां पर मुश्किल होगा। और इतना कम समय मिलता है कि ये आखिरी पेपर है FMECO का। यहाँ तक आते आते बच्चा वैसे ही ढेर हो चुका होता है, तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बहुत बड़ा कोई कंटेंट पढ़ पाए। तो कंसाइज कंटेंट पढ़ना है आपने, ठीक है जी। तो ये तो खैर समरी नोट्स हैं, ये तो काफी ही कंसाइज हैं, इससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना इतना। बट ये है कि जिन बच्चों के पास कोई क्लासेस नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको इससे कुछ मदद तो जरूर मिल जाएगी कि आपको कम से कम रिदम समझ आ जाएगी क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्लासेस जो मैं, देखो कोई भगवान तो हूं नहीं, कई टीचर अपने आप को भगवान बना के ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उनकी क्लास देख लोगे तो बस लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे। CA में वही बच्चा पास होता है जिसने मेहनत की होती है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्लास आपको बस स्टार्ट करवा सकती है मेहनत करनी, कि इस लॉन्ग क्लास को आपने देखा जैसे। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरी लॉन्ग भी एक बार भी मत देखो, वो सही अप्रोच नहीं है। आपको जिन बच्चों के पास क्लासेस नहीं है, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो क्या करें, वो एक यूनिट देखें पहले इसका, फिर एक यूनिट को अपनी किताब से या अपने नोट से या जो भी मटेरियल वो फॉलो करते हैं उससे पहले पूरा पढ़ें, फिर अगला यूनिट देखें, फिर दोबारा पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप यूनिट बाय यूनिट याद कर पाओगे। हाँ, आखिर के 2-3 दिनों में जब आपके पास रिवीजन का समय चल रहा होता है तब आप जरूरी से एक बार देख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने टच जरूर किए हैं कम से कम। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? देखो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सरकार की चाल, ताकि वो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल कर सके, पैसा देश में कितना लेके जाना है, कितना नहीं लेके जाना है, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ग्रोथ को देख सके, प्राइस की स्टेबिलिटी को देख सके, डॉलर्स के रेट्स को एक्सचेंज करके देख सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसके यूजेस क्या हैं? तो पहले तो ये बताया जा रहा है यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किए जाते हैं, जो अपने हथियार सरकार ने ले रखे हैं, वो हथियार किस किस काम के हैं। तो याद करो, इस क्लास में पढ़ाते हुए हमने गोपी बॉस के नाम से पढ़ा था, याद है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना चाहती है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को देखना चाहती है। गोपी, याद करो, गोपी बॉस तो ऑप्टिमम आउटपुट को देखना चाहती है, और साथ में प्राइसेस की स्टेबिलिटी को देखना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ और ऑप्टिमम लेवल को देखना चाहती है, गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करवाना चाहती है, और स्टेबल करेंसी चाहती है गवर्नमेंट। तो याद आया गोपी बॉस, और ओ से था अदर मेजर, अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किस लिए किया जाता है? गोपी बॉस के लिए। गोपी बॉस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? गवर्नमेंट ग्रोथ के लिए काम करती है, ऑप्टिमम आप आउटपुट लेवल लाने के लिए काम करती है देश में, ताकि उतनी प्रोडक्शन हो ताकि सभी लोगों को सामान मिले जितना चाहिए, और फिर साथ ही साथ प्राइसेस की स्टेबिलिटी, कभी चीज़ों के प्राइस एकदम हाई है एकदम लो ना हो जाए, नॉर्मल रहे। तभी मैंने पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि अचानक अगर इन्फ्लेशन होने लगती है तो भी गवर्नमेंट घबरा जाती है, पैसा कम कर देती है। अगर डिफ्लेशन होने लग जाती है तो भी गवर्नमेंट घबरा जाती है, पैसा और डाल देती है मार्केट में, ताकि इकोनॉमी वापस रिकवर करे। तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है कि प्राइसेस ना तो बहुत ऊंचे जाए ना तो बहुत नीचे जाए, प्राइस की स्टेबिलिटी चाहती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की ऑप्टिमम लेवल चाहती है, लोगों को जॉब मिल पाए। गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस ऑफ, जो हमारा ट्रेड है, जो हम बिजनेस बाहर वालों के साथ करते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डॉलर्स हमारे देश में आते हैं, हमारे देश से डॉलर बाहर जाते हैं, उनका जो बैलेंस है आने जाने का डॉलर, वो ठीक रहे, मतलब अप डाउन ज़्यादा ना हो। स्टेबल करेंसी रहे, करेंसी बहुत ज़्यादा, फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी या बहुत ज़्यादा सस्ती ना हो रही हो। तो ये सारे के सारे प्लान्स, ऑल एक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एम्ड एट, या तो बेटा डायरेक्टली कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई एंड इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग दी मनी डिमांड। तो जो पिछले 2 यूनिट पढ़े उन दोनों को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई को गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, और मनी डिमांड को, जितना लोगों को चाहिए, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। अब ऑब्वियसली आते हैं, मुझे सरकार आके ये तो कह नहीं सकती कि तुम ज्यादा पैसा क्यों डिमांड करते हो। मान लो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे सरकार रोक तो सकती नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना सकती है कि मुझे पैसा ना मिल पाए। गवर्नमेंट ऐसा तो कर ही सकती है ना, जैसे रेट्स बढ़ा दे या मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दे ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, ऐसा कुछ कर सकती है गवर्नमेंट।
तो आइए जरा, इसके अंदर पहला आता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ध्यान दीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है बेटा, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव है जो सभी देशों के हैं, वही सब बातें कि प्राइसेस की स्टेबिलिटी चाहिए हमें, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए हमें, रैपिड ग्रोथ चाहिए, डेट मैनेज हो जानी चाहिए। डेट मैनेज का मतलब ये है कि हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा ना चढ़ जाए, अब हम पाकिस्तान ना बन जाए कहीं ऐसा, उनके देश में आपको पता है ना काफी ज्यादा कर्जा हो गया, तो ऐसा हाल भारत का ना हो कम से कम। वैसे वो भी चाहते होंगे कि उनके देश पे कर्जा ना हो, वो भी ऐसे स्टेप ले रहे होंगे ताकि उनके कर्जे हट जाएं। और मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, बेटा देखो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक मॉडरेट रहे, अचानक से बहुत हाई अचानक से बहुत लो ना हो जाए। जैसे मानो आपने, कई लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, मान लो 20 साल के लोन पे ले लेते हैं, आजकल तो लोग फ्लैट ले लेते हैं 20 साल के लोन पे, बट अगर उसमें फ्लोटिंग लोन है तो पता चला 20 साल बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जा रहा है। जिस बंदे ने बेचारे ने लोन पे घर लिया वो बेचारा पैसे ही नहीं दे पा रहा, बिजनेस अपने लोन नहीं चुका पा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, थोड़े बहुत बढ़े, मतलब 0.25 बढ़ना ठीक है, पर ऐसे अचानक से ऊपर नीचे ना जा रहे हो। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, डॉलर का दाम अचानक से ऊपर नीचे ना हो, बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। और फिर ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन ये आ जाएगा, देखना 2 मार्क में, कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में आ जाएगा अब आने वाले में, कि डेवलपिंग कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव बताओ। जैसे भारत जैसा देश है जो डेवलप कर रहा है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या सोच के प्लान करता होगा, वो अपने देश में मॉनेटरी पॉलिसी क्या सोच के प्लान करता होगा। तो भाई हमें भी ग्रोथ चाहिए सर, ये तो ऊपर वाला ही पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। और एक है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। देखो जो पैसा है वो सही जगह पे जाके लगे, पैसा जो लगना है वो सही जगह पे जाके लगे। भारत में कुछ सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, अब मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगना चाहिए, एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे पैसा लगना चाहिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगना चाहिए जो मोस्ट प्रोडक्टिव है, जिनमें ज्यादा फायदा आएगा। मॉडरेट इंटरेस्ट रेट मॉडरेट रहे, क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टांग है बेटे। गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी कम से कम मार्केट में बिकती रहे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे जो रिजर्व्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, एसएलआर की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे उनके थ्रू अपनी सिक्योरिटी बेचती है, गवर्नमेंट कैसे अपना उल्लू सीधा करती है, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। आगे देखिए, फिर ये कहता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कैसा होता है। बेटे एक बात बताओ, आपने राजा बनके आरबीआई के गवर्नर साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग में डिसीजन ले लिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, देश में ये होगा वो होगा। अरे भाई, लेकिन आपने जो कमरे में बैठ के डिसीजन लिया वो पूरे देश में लागू कैसे होगा, लगेगा कैसे, फैलेगा कैसे। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना, लगना, नीचे तक जाना, मार्केट तक उसे इफेक्ट करवाना। तो भैया जो डिसीजन आपने लिया वो मार्केट तक जाएगा कैसे, ट्रांसमिट कैसे होगा, ये बताओ। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि जो आपके डिसीजन हैं या आपके पॉलिसीज हैं वो मार्केट तक कैसे पहुंचेंगी, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, ये बताओ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए गवर्नमेंट के ये 4 चैनल्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस जरूर कर लूंगा। पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल। बेटा देखो, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को गवर्न करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट चैनल उनके लिए बड़े सही है। क्यों, मतलब आरबीआई के लिए अगर मैं कहूं, जैसे इंटरेस्ट रेट चैनल, मैं एक बात बोल देता हूं, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, मैं इन्फ्लेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। डिफ्लेशन अपने आप समझ जाना उल्टा करके। इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई हो रखी होती है। बताओ इन्फ्लेशन कब होती है, जब महंगाई होती है, जब चीजें बहुत ज्यादा बिक्री होती हैं, लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लोग बहुत सारी डिमांड कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करना चाहती होगी, गवर्नमेंट लोगों का गला काटना चाहती है, लोगों के जेबों से पैसे निकालना चाहती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे को कम करना चाहती है, मनी सप्लाई को कम करना चाहती है। तो अगर मैं यूं कहूं कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो जो मैं इसके नीचे बात करूंगा वो सब मनी सप्लाई को कम करने की होगी। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि हम रिडक्शन करना चाहते होंगे, पैसे को कम करना चाहते होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। बताओ इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई कम कैसे हो सकती है, यानी मैं यूं पूछ रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई कम कैसे हो सकती है, इकोनॉमी वापस इन्फ्लेशन से निकल कैसे सकती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाए, इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो आप कह सकते हो बिजनेस सेक्टर है उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई, और उनके जो लोन्स हैं, जो वो लोन लेते होंगे वो कम कर देंगे। ऐसे ही जो हमारे भी पर्सनल लोन्स हैं, जो हम भी अपना घर खरीदने के लिए, मान लो अपनी गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते होंगे, हम भी कम कर देंगे। इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी बेटा मार्केट में,
और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आ जाएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, यानी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आगे मैं लिख नहीं रहा बट आप समझ जाओ कि मार्केट में प्राइसेस भी कम होने लग जाएंगे, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, लोग अपनी जॉब निकाल, जब डिमांड ही नहीं होगा, मान लो मेरी दुकान पे सामान ही नहीं बिक रहा तो मैं अपने छोटू को क्यों रखूंगा, मैं छोटू को निकाल दूंगा। ऐसे जो जो प्रोडक्शन करता है सभी लोग अपने अपने वर्कर्स को निकालने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पर्पस था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वो हो जाएगा। पर ये सही मायना नहीं है, मतलब सही तरीका नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बोलिए पहला तरीका समझ आ गया आपको, इन्हें क्या कहा, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट चैनल। यानी बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया वो डिसीजन मार्केट तक जाएगा कैसे, लगेगा कैसे, इकोनॉमी के अंदर भेजा किसके रास्ते से जाता है, पहुंचाया किसके रास्ते से जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अब अगला है एक्सचेंज रेट चैनल। बेटा एक्सचेंज रेट चैनल का मतलब होता है कि आप एक्सचेंज रेट चेंज कर दो। एक बात हो, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में हम बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में मान लो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, वैसे ये अच्छे मेजर नहीं है, बहुत अच्छे इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं लगेंगे, पर सुन लो, मान लो कि अगर गवर्नमेंट जो डॉलर का, अगर अपनी करेंसी को, हमारी करेंसी को जो रुपीज है, एग्जांपल लो कि अगर हमारा रुपी डेप्रीशिएट कर जाए, अगर रुपी डेप्रीशिएट कर जाए तो क्या होगा। रुपी डेप्रीशिएट करने का मतलब ये होता है कि अगर पैसा हमारा रुपया डेप्रीशिएट हो गया, यानी एग्जांपल लो कि पहले हम 70 रुपए देकर $1 लेते थे, अब हम 60 रुपए देकर $1 ले रहे हैं, तो नहीं डेप्रीशिएट दिखाना ना, उल्टा हो गया। अब हम मान लो 80 रुपए देके $1 दे रहे हैं, तो हमारा रुपया डेप्रीशिएट हो गया, अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अगर अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो इंपोर्ट करते थे वो कम हो जाएगी, यानी हमारे देश में इंपोर्ट्स कम हो जाएगी और हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। हमारे देश के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर रुपी एप्रीशिएट कर जाएगा, रुपी एप्रीशिएट करने का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। तो पहले अगर 70 रुपए का $1 आता था, तो अब मान लो 60 रुपए का $1 आने लगेगा। तो जब 60 रुपए का $1 आने लगेगा तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और हमारी एक्सपोर्ट घट जाएगी, हमारी डिमांड घट जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट डिमांड घट जाएगी। तो ये सब देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन के केस में अगर महंगाई बढ़ रही होगी तो शायद गवर्नमेंट रुपी एप्रिसिएशन कर सकती है, पर उसको मैं ठीक नहीं मानूंगा। पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या क्या हथियार है। मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार चलाओ, अब आपके घर पे न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ा है तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब चला थोड़ा ही ना दोगे, ये हथियार है। बस अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हथियार अवेलेबल है। अगला है क्वांटम चैनल। बेटा क्वांटम चैनल मतलब क्वांटिटी कितनी है, इसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। एक होता है बैंक लेंडिंग चैनल। बेटा अगर बैंक से लोन देने की प्रक्रिया ही कम करवा दोगे, बैंक की कैपेबिलिटी कम कर दोगे, बैंक के पास पैसा कम कर दोगे, तो मार्केट में पैसा ही नहीं जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएंगे तो बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां ज्यादा लोन पे डिपेंडेंट थी उन कंपनियों के पास एसेट बेस नहीं बचेगा, और अगर वो ज्यादा ब्याज भर रही होंगी तो उनका जो एसेट्स है वो कम होने लगेंगे, अपने आप एसेट डेप्रिशिएट दिखाई देने लगेंगे। अगला है एसेट प्राइस चैनल। बेटे एसेट प्राइस चैनल यहीं पे लिख दो। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मान लो बॉन्ड बड़े अट्रैक्टिव बन गए, अगर लोग अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाने लगेंगे, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे सभी लोग, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, जब बॉन्ड्स की तरफ लोग पैसा लेके जाएंगे तो उनका पैसा उनके पास कम हो जाएगा। एसेट की अगर प्राइसेस की बात की जाए, जैसे इक्विटी की बात की जाए, अगर मान लो कि अगर इक्विटी मार्केट में सस्ती हो गई, इक्विटी का रेट कम हो गया, मान लो इक्विटी का रेट कम हो गया, लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगे, कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से इक्विटी के रेट्स कम होने लगे। जब आपके एसेट्स का दाम कम होने लगेगा तो आपके पास कैश हाई होने लगेगा। ऑब्वियसली आता है, जब अपने एसेट आप बेचोगे तो अगर आपके नहीं कैश हाई नहीं, मैं इसे अलग अप्रोच से समझाता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि इक्विटी का दाम घट रहा है, इक्विटी आपके यहाँ के शेयर जो है, आपके पैसा, आपका जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है वो पैसा कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी डिमांड बढ़ाओगे कि कम करोगे? ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं अपनी डिमांड कम कर दूंगा। अगर मेरी इक्विटी कम हो रही है तो मैं अपनी डिमांड भी कम कर दूंगा। बोलिए इतनी बातें आपको समझ आती हैं? ये सब क्या है, ये सब ये बता रहे कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको पहुंचाया कैसे जाता है। 4 मेथड्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, एक इंटरेस्ट रेट के थ्रू, एक्सचेंज रेट के थ्रू, क्वांटम चैनल के थ्रू और एसेट प्राइस चैनल के थ्रू। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई? मैंने यहां तक क्या क्या कह दिया?
आगे पढ़िए। डायरेक्ट अब आ जाते हैं बेटे द ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच फोकस ऑन द ऑपरेटिंग टारगेट्स। बेटा एक बात और, डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं हम लोग। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट मतलब आप ये कह सकते हो हथियार कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से टूल्स हैं आपके पास, जिन टूल्स को आप चलाकर मार्केट में कंट्रोल कर पाते हो इन इंस्ट्रूमेंट्स को। तो इसमें बेटा पहले है कैश रिजर्व, फिर है डायरेक्टेड क्रेडिट, फिर है एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट, और फिर इसमें रेपो वगैरह की बात हो रही है। तो ये सब हम नीचे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या रेट्स हैं। तो अब पहला एक अलग क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद ये मेथड स्टार्ट हो जाएंगे, CRR वगैरह, ये सारे के सारे टूल्स हैं बेटे जो हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है इसमें ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। ध्यान दीजिएगा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क कैसा है, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या फ्रेमवर्क है। वो कहते हैं कि इसके 3 मेजर एस्पेक्ट हैं। पहला चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट। बेटा चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट, पहले तो उद्देश्य को निश्चित करो कि आप मॉनेटरी पॉलिसी बना किस लिए रहे हो। आप मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बना रहे हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहले तो मेन बात बताओ कि आप किसको रोकना चाहते हो, महंगाई को या गिरावट को बढ़ाना चाहते हो, मतलब गिरावट से वापस रिकवर करना चाहते हो। फिर इंटरमीडिएट टारगेट मतलब होते हैं छोटे टारगेट, यानी इसको अचीव करते हुए, इन्फ्लेशन को अचीव करते हुए भी, इन्फ्लेशन को हराते हुए भी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाते हुए भी हमें और क्या क्या करना चाहिए, छोटे छोटे और टारगेट। जैसे एग्जांपल लो, आपका अभी का करंट टारगेट है कि आपको इंटरमीडिएट पास करनी है, पर इंटरमीडिएट के साथ साथ ही आपके छोटे टारगेट भी हैं कि साथ में बीकॉम भी हो जाए मेरी, साथ में मेरी IT ट्रेनिंग भी हो जाए, OP ट्रेनिंग भी हो जाए। तो छोटे छोटे इंटरमीडिएट टारगेट भी हो सकते हैं। फिर चूजिंग दी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये जो नीचे हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे CRR कौन सा है, SLR कौन सा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, रेपो वगैरह क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, इनमें से किसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितना परसेंटेज यूज करना है, वो सब डिसाइड करना। मतलब आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अभी आपको नहीं पता, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे कब कब यूज करने, ये डिसाइड करना। तो बेटा पॉलिसी के फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है, 3 बातें। पहले अपना टारगेट डिसाइड करो बड़ा, फिर अपना छोटा उद्देश्य डिसाइड करो, फिर ये डिसाइड करो कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, कौन से टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहला आ जाता है बेटे कैश रिजर्व रेशियो। पहला कौन सा आ जाता है, कैश रिजर्व रेशियो एंड दी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। बेटा कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, आप पहले ही बताओ। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है वो पैसा, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही बात, लिखना चाहोगे तो पॉज करके लिख लेना। सभी बैंकों को अपना जो डिपॉजिट्स आते हैं उनमें से कुछ पैसा RBI के पास रखना होता है। देखो हर बैंक को ना ऐसे चलना पड़ता है, जैसे मानो उनके पास 1000 रुपये आए तो 1000 रुपये से कुछ पैसा उन्हें RBI के पास रखवाना पड़ता है। जितना पैसा उन्हें RBI के पास रखवाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड CRR। फिर उन्हें कुछ पैसा अपने ही पास लिक्विड रूप में रखवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी अपने पास ही रखेगा बैंक, लेकिन रखेगा लिक्विड एसेट में, ताकि अचानक कभी जरूरत पड़ जाए, कभी लोग पैसा लेने आ जाए तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। जैसे मानो कि CRR 4% है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट, उसका 4% मुझे दे देना। 19% SLR है, तो यानी 19% तुम SLR में अपना पैसा रख लेना। और ये SLR में क्या क्या आता है बेटा, SLR में या तो कैश रख सकते हो, या तो गोल्ड रख सकते हो, या सरकारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, या उनकी द्वारा कही गई सिक्योरिटी, यानी मैं ऐसे कह देता हूं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लेके रख सकते हो। ठीक है जी। तो आपका ये पैसा बेटा 23% तो यहीं फंस गया। फिर बचे हुए पैसे को आप लोन दे सकते हो, और बचा हुआ पैसा भी बैंक हमेशा लोन नहीं देता, कुछ एक्सेस रिजर्व भी हर बैंक रख लेता है थोड़ा बहुत। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैंक के पास जब भी पैसा आता है तो उसमें से कुछ पैसा CRR में रखना होता है। लेकिन ये NBFC के लिए लागू नहीं है, ये खाली बैंकों के लिए लागू है। यानी ये रूल NBFC के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली सभी के सभी शेड्यूल्ड बैंक के लिए है। इतना कैश डिपॉजिट उन्हें अपना RBI के पास रखना पड़ता है, और RBI इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ठेंगा देता है। RBI कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी कुछ नहीं दूंगा मैं, और ये 4% है। जबकि SLR क्या होता है बेटे, SLR का मतलब होता है बैंकों के पास जितने टाइम डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आ रहे हैं, टाइम वाले, डिमांड वाले, उनका कुछ परसेंटेज उन्हें अपने पास लिक्विडिटी में रखना पड़ता है, ताकि अचानक से कभी पैसा मांगने आ गया कस्टमर तो उसे दे पाए। ये पैसा कैश में रखा जा सकता है, गोल्ड में रखा जा सकता है, या इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो अप्रूव्ड होने चाहिए, जो कि अप्रूव्ड बाय RBI होने चाहिए, मतलब अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होने चाहिए। इसमें कौन कौन होता है, सरकारी बॉन्ड ले लो, सरकारी फंड्स में लगा दो, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हीं के फंड्स में लगाना पड़ता है, वरना नोटिफाइड होने चाहिए। ये 19% है, तो ये नोटिफाइड है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस रास्ते से गवर्नमेंट अपना उल्लू सीधा भी कर रही है?
गवर्नमेंट एक तरीके से अपने बॉन्ड भी बेच खाती है, अपने 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 इंस्ट्रूमेंट भी बेच पाती है। क्यों? क्योंकि उसने, गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंकों को कह दिया है कि तुम्हें अपना 19% पैसा इन रूप में रखना पड़ेगा। तो भाई कमर्शियल बैंक कहता है कैश रखूंगा तो कुछ नहीं कमाऊंगा, गोल्ड रखूंगा तो भी कुछ नहीं कमा पाऊंगा, इससे अच्छा कम से कम सरकारी सिक्योरिटीज में लगा देता हूं, कुछ ब्याज तो देंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी ही सिक्योरिटीज बिकवाने का रास्ता बना दिया। कैसे? गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंकों को कह दिया कि तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अलग से 19% अपना रखना पड़ेगा। तो उसमें कमर्शियल बैंक क्या करेगा? जब लेनी ही वो सिक्योरिटीज है जो सरकार अप्रूव करेगी, तो सरकार अपनी सिक्योरिटीज को अप्रूव कर करके बिकवाती रहती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। देखो ये लिखा है ना, प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी बिकवा पाती है। अब अगला आता है बहुत बहुत मेजर पॉइंट, जिसे LAF बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको समझो, ये क्या होता है, कहानी को ध्यान से समझना। सोचो ये RBI है, ठीक है, मानो ये कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, मैं रेपो समझा रहा हूं बेटा, क्या समझा रहा हूं मैं आपको? रेपो। देखिए रेपो में क्या होता है, मानो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक नीड्स मनी, मैं क्या बोल रहा हूं, कमर्शियल बैंक्स नीड मनी, ठीक है। ये क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक भैया RBI जी के पास जाएगा, RBI को अपनी सिक्योरिटीज देगा, तो ये सेलर ऑफ सिक्योरिटी बन जाएगा। सेलर बोलो, इशूअर बोलो, ठीक है, और ये बायर ऑफ सिक्योरिटीज बन जाएगा। ये इसके बदले में इसे पैसे दे देगा। मान लो बैंक ने इसे 2000 करोड़ रुपए दे दिए इसके बदले में, मैं एग्जाम्पलरी फिगर ले रहा हूं, ऐसी फेक फिगर है। यानी आपने अपनी सिक्योरिटीज उन्हें इशू करी, उन्होंने उसकी परचेज मनी आपको दे दी, फिर कुछ समय के बाद, कुछ फिक्स समय के बाद आप अपनी सिक्योरिटीज रीपरचेज करोगे, तभी तो इसे रेपो बोलते हैं, रीपरचेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं? रीपरचेज ऑप्शन। आप ही सिक्योरिटी देते हो, बाद में आप ही रीपरचेज करते हो, और फिर वो रीपरचेज करने के बाद आप इन्हें पैसा लौटाओगे, इनका 2000 रुपया भी लौटाओगे, इंटरेस्ट भी लौटाओगे। ये मैंने सिर्फ बिल्कुल आसान बना के समझाने के लिए इंटरेस्ट को अलग करके दिखाया, उसके 2000 के कंपोनेंट के अंदर नहीं दिखाया, सिर्फ मेरा पर्पस अभी थ्योरी समझाना है, ठीक है। इसको असली जिंदगी में थोड़े अंतर होते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप ऐसे समझो कि कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज देता है RBI को, RBI उसके बदले में पैसा देता है, बाद में कमर्शियल बैंक अपना पैसा लौटा के, इंटरेस्ट लौटा के अपनी सिक्योरिटी वापस दे लेता है, तभी इसे कहा जाता है रीपरचेज। रीपरचेज मतलब जो आपने सेल किया था वो आप वापस से खरीद रहे हो। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई? इसमें हुआ क्या, इस पूरी साइकिल में कमर्शियल बैंक को लोन मिल गया, एक तरीके से कमर्शियल बैंक को पैसा मिल गया, और समझ गए आप मेरी बात? इसमें लेकिन RBI इंटरेस्ट लेता है। RBI जो इंटरेस्ट लेता है वो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। RBI जो इंटरेस्ट लेता है वो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर रेपो का जो रेपो रेट, एग्जांपल ले लेते हैं कि रेपो रेट है 5.15%, तो इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा वापस दोगे उन्हें तो 5.15% का इंटरेस्ट आपको सह रहे हो आप उसके अंदर। बोली बातें समझ आ गई? अच्छा, रिवर्स रेपो में क्या होता होगा? रिवर्स रेपो में बिल्कुल इससे उल्टा होता होगा। रिवर्स रेपो में बिल्कुल इससे उल्टा होता होगा। कैसे होता होगा समझो। जो RBI है, गहराई से समझना, RBI, अब मानो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा पड़ा है, कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा पड़ा है, उनके पास ज्यादा ही पैसा पड़ा है, उसके पास सरप्लस है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो अपना पैसा इनके पास भेज देता है और उसके बदले में इनसे ब्याज चार्ज हो जाता है। तो जो रेट ये उन्हें देते होंगे दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स रेपो का जो रेट होता होगा वो कम होता होगा रेपो रेट से। भाई ऑब्वियस सी बात है, बैंक ज्यादा क्यों देगा? रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो कम होगा रेपो रेट से। मतलब जब सेंट्रल बैंक आपसे ब्याज लेगा तो ज्यादा लेगा, लेकिन आपको देगा तो कम देगा। तो रिवर्स रेपो बिल्कुल रेपो का उल्टा है। इस पूरी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को LAF कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने क्यों बनाई है? ये इसलिए बनाई है ताकि अगर कभी कमर्शियल बैंक मुश्किल में फंस जाए, उसकी लिक्विडिटी की क्राइसिस है, या तो उसके पास कम है या तो उसके पास ज्यादा है, तो वो उन दोनों ही सिचुएशन में RBI उसकी मदद कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो RBI को अपना कोई मोह नहीं है, लेकिन RBI देश को स्टेबल रखने के लिए आपसे लोन लेता भी है, आपको लोन देता भी है, आपसे पैसा लेता भी है, आपको पैसा देता भी है, आपसे ब्याज लेता भी है और आपको ब्याज देता भी है। यानी बेसिकली RBI भगवान है बैंकिंग सेक्टर का, भगवान। आगे पढ़ो। तो ये रीपरचेज ऑप्शन रेपो की बात हो रही है।
ये बता रहा है कि आप ये 5.15% है। आरबीआई वांट्स टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स टू बोरो मनी, इट इंक्रीजेस रेपो रेट। ऑब्वियसली आता है रेपो रेट बढ़ाया भी जा सकता है। अगर वो चाहता होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें पैसा महंगा महसूस हो तो वो रेपो रेट बढ़ा भी देता है। ठीक है, रिवर्स रेपो बिल्कुल इससे उल्टा है। आजकल तो टर्म रेपो भी आने लगे हैं जो लंबे समय के हैं, 14 दिन से 7 दिन, 14 दिन और 7 दिन के बीच में। फिर आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बेटा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है कि अगर आपने एलएएफ भी ओवर कर दी, मान लो आपके पास इसमें रेपो में कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए था, मान लो उसकी लिमिट थी 2000 करोड़ की, उसे 2000 करोड़ का लोन मिल गया, यानी आरबीआई ने उसे 2000 करोड़ रुपीस दे दिए। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो जो उसके लिए लिमिट सेटअप हो रखी थी वो खत्म हो गई। अभी भी कमर्शियल बैंक को और पैसा चाहिए, कमर्शियल बैंक कह रहा है पैसा पैसा पैसा, मुझे और पैसा दो, मुझे और पैसा दो। तो आखिर में कौन मदद करेगा? बेटे भगवान ही मदद करेगा। भगवान कौन है हमारा? भगवान इस चैप्टर में हमारा आरबीआई है। आरबीआई कहते हैं इधर और चाहिए, एलएएफ खत्म हो गई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तेरी खत्म हो गई, तेरी जो लिमिट थी सिक्योरिटीज के बदले में पैसा लेने की वो खत्म हो गई, कोई बात नहीं, रुक रो मत, मैं तुझे और लोन दूंगा। तो बेटे इसमें क्या कर देते हैं, देखिए बेटे जब अब अगर मान लेते हैं कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या कर देते हैं, उसके ऊपर भी लोन दे देते हैं, पर ये लोन 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होता है। ठीक है जी, और इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, ऑब्वियसली बात है। जैसे उसमें रेपो में 5.15 था, पर इसमें 5.65% है, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हायर होता है। आरबीआई कैसे काम करता है? आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी उम्मीद का सितारा है, आखिरी उम्मीद का सितारा है आरबीआई, उन्हें पैसा देने में। ये वो तब की बात है जब एलएएफ भी खत्म हो गई होती है, ठीक है, और उनको कहा जाता है जाओ अपनी स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको कम करके उसमें से पैसा निकाल लो। तो मतलब बेसिकली आरबीआई मदद कर देता है, आरबीआई मदद कर देता है कमर्शियल बैंक की, उन्हें ये कह देता है अपने एसएलआर में से पैसे निकाल लो, भाई देख लेगा, लेकिन भाई उसके ऊपर तुमसे इंटरेस्ट लेगा। मतलब माना ये जाता है कि आरबीआई ने लोन दिया एक तरीके से। और ये कब होता है? ये तब होता है जब सब कुछ ओवर हो गया हो, सबसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, मतलब सबसे एकदम मौत से पहले वाला आखिरी इंजेक्शन है ये, कि भैया अब तो कमर्शियल बैंक को बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक अगला टॉपिक आ गया हमारा। अगला टॉपिक आ गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये 2004 में बनाई गई थी। बेटे एक बात बताएं, आपको तो ये पता ही है कि मनमोहन सिंह वगैरह सभी के सभी मिनिस्टर्स ये चाहते थे कि इंडिया में लिबरलाइजेशन हो, फॉरेन का पैसा आके लगे। पर ना होता क्या है, जैसी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आती हैं, जैसी फॉरेन की कैपिटल इंडिया में आती है, एकदम जैसे वो इंडिया में आके लैंड करती होगी तो अचानक से हमारे यहाँ लिक्विडिटी हाई नहीं हो जाती होगी, एकदम से लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं आ जाता होगा। क्यों? एग्जाम्पल लो कि अगर फॉरेन की एक इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आई 50,000 करोड़ की, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। जब 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, आपको नहीं लगता उस 50,000 करोड़ का इंडिया में आके मल्टीपल टाइम घूमने से इकोनॉमी एकदम से पंप करेगी, अचानक से ज्यादा पैसा हो जाएगा जितना नहीं चाहिए सरकार, जितना नहीं होना चाहिए, वरना अचानक से चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। तो अचानक से जब हाई पैसा आता है तो आरबीआई ने बेटे एक दिन बैठे हुए थे, ऐसी कौन कौन बैठे हुए थे, एक दिन आरबीआई भाई बैठे हुए थे और उनके साथ उनका गवर्नमेंट भाई बैठा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि देखो देश की रक्षा करना हमारा उद्देश्य। इन्होंने प्यार से बात करी, लड़ाई नहीं करी उस दिन। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई भाई अपना हाथ जोड़ा, का बेटे देखो अगर आरबीआई चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए, अचानक से फॉरेन की कैपिटल ज्यादा आ गई, तो भाई बैठा है, भाई बोरो कर लेगा। भाई क्या कर लेगा? बोरो कर लेगा। जैसे बेटे भगवान शिव ने वो विष पी लिया था वैसे, जो ताकि दुनिया को कुछ ना हो, बिल्कुल वैसे अगर देश में ज्यादा लिक्विडिटी आ गई, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा होगा, बहुत ज्यादा पैसा आ गया होगा मान लो, तो आरबीआई क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी? खींच लेगी सारा का सारा एक्सेस फंड मार्केट में से। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। सुनो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर द प्राइमरी एम ऑफ एडिंग द स्टरलाइजिंग ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आरबीआई एंड इशू ट्रेजरी नोट। अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो गई होती है, तो अगर एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर लेती है और उसके बदले में अपने बॉन्ड देती है कि ये लो बॉन्ड, एंजॉय करो, पेपर से खेलो, तुम नोट से मत खेलो, नोट वापस ले लेती है। फिर अगला है बैंक रेट एंड दी मॉनेटरी प्रेशर। बैंक रेट तो मर चुका है, बैंक रेट पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पर जब से एलएएफ आया ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट सब बेकार हो गए, इसे छोड़ दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटे ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज सेल भी कर सकता है। देखो एक बात समझना, अगर गवर्नमेंट आरबीआई मिलकर अपनी सिक्योरिटीज बैंकिंग रूट से बेच रहे हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज बेचेंगे तो लोगों का पैसा उनके पास आएगा। तो अगर कभी लोगों के पास पैसा कम करना हो, बेटा कम करना होता है,
कम तब करना होता है जब इन्फ्लेशन आ रखी होती है, जब लोग यहाँ ज़्यादा पैसा होता है तो उनके पैसे को कम करना चाहिए। हम उनके पैसे को कम करना चाहते हैं और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स बेचेंगे, अपनी सिक्योरिटीज बेचेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अच्छा, अगर हम आपको ज़्यादा पैसा देना चाहते होंगे, अगर गवर्नमेंट चाहती हो कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो, तो गवर्नमेंट अपनी पुरानी सिक्योरिटी वापस बाय बैक करेगी। जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी बाय बैक करेगी, बेटा एक बात हो, आपके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड थे, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड वापस ले रही है, तो जब बॉन्ड लेगी तो उसके बदले में पैसे देगी तो आपकी जेब में पैसे जाएंगे तो अब आप डिमांड करोगे। आप डिमांड कब करोगे, जब आपके पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट आपके बॉन्ड ले रही है, आपको पैसा दे रही है, और उसके कारण आप डिमांड बढ़ा पाओगे। तो अगर गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाना चाहती है तो आपको पैसा देती है, और अगर डिमांड कम करना चाहती है तो आपसे पैसा लेती है। फिर ये लास्ट के 2 और हमारे आंसर है बेटे इसी यूनिट के अंदर। देखिए क्या बोलता है ये, एक है ध्यान दीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। बेटा मैं एक बात बताऊं, जैसे ना भारत का आरबीआई को बड़ा ज़्यादा विचलित होता रहता था, बड़े सारे मेजर्स लगा रखे थे, बहुत सारे लोगों की कहानियां थी, बहुत पुरानी कहानियां थी। फिर उर्जित पटेल साहब आए, बहुत बढ़िया गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने कहा जी ऐसा इधर आओ, ये दिक्कत नहीं चलेगी, ये सब हमें नहीं चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को साथ बिठाया, गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक अग्रीमेंट किया आरबीआई का। उन्होंने कहा देखो अब से हम जो बड़ी सारी अप्रोचेस थी कि देश में क्या क्या कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए वो नहीं चलेंगे, अब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या टेक्निक होती है बेटा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक टेक्निक है जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर ये डिसाइड कर लेता है कि हमें अपने आने वाले समय में इन्फ्लेशन कितनी रखनी है, उस इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स कर लेते हैं। जैसे मानो गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स कर लिया 4%, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हमें 4% इन्फ्लेशन चाहिए। ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी मॉड्यूल का पार्ट है। गवर्नमेंट ने 4% इन्फ्लेशन डिसाइड कर ली कि 2016 से 2021 के बीच में हमें इतनी इन्फ्लेशन रखनी है, और ये अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये 2% नीचे 2% ऊपर तक जा सकती है। मतलब ये इन्फ्लेशन 2% नीचे 2% ऊपर तक जा सकती है। तो इसमें लिमिट डिसाइड कर ली, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिसाइड कर ली, और बोल दिया कि हमारा टारगेट है 4% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए बेटा, अगर देश में बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं होगी तो भी देश ठप हो जाएगा। एक बात हो, आपके जैसे मानो बड़े भाई कहीं नौकरी करते हैं, अगर हर साल उनकी सैलरी ना बढ़े तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो मोटिवेशन के लिए थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी जरूरी होती है हर चीज में। तो ये क्या बताया जा रहा है बेटे, ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने एक अग्रीमेंट बनाया और ये कहा कि मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन लिमिट हम फिक्स किया करेंगे, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट फिक्स करेंगे। और 4% जैसे हमारी 2016 से 21 तक के लिए लिमिट डिसाइड हुई है, और विद अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड द लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%। मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा सकती है, कम से कम 2 तक जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई। अब एक बात और, इसने एक कमेटी बनाई, एक टेबल लिया, एक टेबल में बिठाया कि हम तो गवर्नर ऑफ आरबीआई बैठेगा, साथ में डिप्टी गवर्नर भी बैठेगा, एक आधा अफसर आरबीआई का और बैठेगा जो नॉमिनी होगा। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट के भी 3 ऑफिसर बैठेंगे, गवर्नमेंट के भी 3 नॉमिनीज बैठेंगे। तो 6 लोग बैठ जाएंगे टेबल में। कितने कितने लोग बैठ जाएंगे? 6। ये 6 लोग कौन कौन से हुए? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एक और नॉमिनी आरबीआई की तरफ से, फिर गवर्नमेंट की तरफ से 3 नॉमिनी। ये सारे लोग यूजुअली बुड्ढे लोग होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस, बड़े पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट होते हैं, वेल वर्स विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, बहुत ये बड़े पहुंचे हुए 6 लोग हैं। ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, छोटे छोटे पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। इनके अंदर बड़ी सारी कमिटीज हैं, बड़ी सारी बॉडीज हैं जो इन्हें रिपोर्ट करती है, जो इन्हें बताती है, इंफॉर्मेशन देती है। तो अच्छा, इतने सारे लोगों को, 6 लोगों को क्यों बिठाया? ताकि डाइवर्सिटी ऑफ व्यू हो पाए, स्पेशलाइज एक्सपीरियंस मिल पाए, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है बेटा। ये लोग ना फिर एंड में वोटिंग करते हैं, जो मेजोरिटी होती है फिर वो चल जाती है। रिप्रेजेंटेटिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, बेटा ऑब्वियस सी बात है, हर तरह के लोगों को रखा है, हर तरीके के नॉमिनीज को रखा है इसके अंदर, और ताकि बेटर डिसीजन लिए जा सके। और इंडिया में जितनी भी और छोटे लेवल पे डिपार्टमेंट्स हैं और पॉलिसीज मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो सब इन्हें रिपोर्ट करते हैं, वो सब इन्हें बताते हैं, आइडियाज देते हैं, हेल्प करते हैं, डेटा देते हैं, ताकि ये बेटर डिसीजंस ले पाए। ये 6 लोगों की कमेटी है जो 2016 में बना दी गई थी। ये उर्जित पटेल जी के ही हार्डवर्क से ये सामने आया कि देश में सिंगल बॉडी गवर्नमेंट और आरबीआई की मिक्स होकर बने, जो इन्फ्लेशन डिसाइड करे, कितनी रखनी है, टारगेटिंग करे, और आगे की पॉलिसीज भी लेती रहे। मिलते रहें ये लोग, मीटिंग्स करते रहें बार बार, ताकि अपनी मीटिंग में से डिसीजन लेकर इकोनॉमी के लिए बेटरमेंट कर सके। क्या आपको मेरी यहां तक की सारी बातें समझ आ रही है ना बेटे?